वर्षों से ये सौर ऊर्जा प्लांट आया है और हमारे बदवार गांव को, बरसैता को, गुड़ को, जलदर को, इन सभी गांवों को किसी प्रकार से ये कंपनियों जो है किसी प्रकार से कोई गांव का विकास नहीं किया है। हमारा गांव जैसा रोड था, जैसा गली था, जैसा मोहल्ला था, सब वैसा का वैसा है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि इन प्लांटों के द्वारा हमारे गांव में किसी प्रकार से विकास का काम नहीं किया गया है। मैं फिर से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपका आप सबका मंच में से और जो अतिथिगण दूर दूर से आए हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन तहे दिल से करता हूं। और सरदार पटेल जी का एक बार मैं जयकारा लगाता हूं। बोलिए सरदार पटेल की, सरदार पटेल की, सरदार पटेल की। साथियों, आप जितने लोग बैठे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है कि कम से कम आप लोग जयकारा बोलने में तो दिलेरी अपनी दिखाइए। शेष जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप सबको जिस क्षण का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल जिन्हें हम सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बात रखी, बताया कि कब सरदार की उपाधि मिली, क्या क्या आंदोलन किए। हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर आर.एस. पटेल जी संक्षिप्त में नहीं विस्तृत में सारी चीजों को हमको बताएंगे। मैं उनको बुलाने के पहले नारे के साथ उद्बोधन करना चाहूंगा। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय जय सरदार, जय जय सरदार, जय जय सरदार, जय जय सरदार। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। आदरणीय हमारे प्रमुख हमारे बीच आ रहे हैं, अब आप लोग उनको सुनिए। हमारे प्रमुख परम आदरणीय डॉक्टर आर.एस. पटेल जी। सभी लोग एक बार खड़े होकर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ से स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का। धन्यवाद। काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। तमाम विषय पर बातचीत करने से पहले महापुरुषों को नमन करता हूं। महापुरुषों के क्रम में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महामना ज्योतिबा फूले साहब वास्तव में वंचितों के शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले वास्तव में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत के उस दौर में जिस समय वंचितों के लिए शिक्षा अभिशाप हुआ करता था, उस जमाने में धार्मिक उन्माद के रूप में भारत को देखने वाले, भारत की धरा पर वंचितों के जमीन से निकली हुई उस गांव से आने वाले मुसलमान समाज की वह बेटी बहन फातिमा शेख ने आपके लिए पहले स्कूल के लिए भारत में आपको घर दान दिया। एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। तदुपरांत आप महामानव की विचारधारा को जन जन तक फैलाने वाले महामानव, दलितों, पिछड़ों, कामेरों, शोषितों, वंचितों के लिए अपने आप को न्यौछावर करने वाले महामानव राजा साहब कोल्हापुर नरेश, हम सबके अगुआ, दलितों, पिछड़ों, कामेरों, शोषितों के नेता, जिन्होंने अपने शासन काल में सैकड़ों स्कूल खोला। ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख के विचारधारा को भारतीय जमीन में जिंदा किया।
तदुपरांत भारत में, आजाद भारत में संविधान लिखने वाले महामानव, हम सबके नेता, आरक्षण के जनक के विचारधारा को भारतीय संविधान में पिरोने वाले हम सबके अगुआ, संविधान के रचयिता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी नमन करता हूं। एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। साथियों, तदुपरांत एक ऐसे महामानव की बात करता हूं जिनके बिना भारत की परिकल्पना अधूरी सी लगती है। एक ऐसे महामानव की बात करने वाला हूं जिनके बिना दुनिया के नक्शे में भारत के नक्शे की बात करना बेईमानी सा लगता है। एक ऐसे महापुरुष के विचारधारा को लेकर के जमीन से लेकर आसमान तक पताका फहरा भी आया हूं, जिनके बिना भारत के कड़कड़ में, भारत के रोम रोम की बात करना अपमानित सा लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं, भारत धरा पर 562 से ज्यादा देसी राजा राजवाड़ों की रियासतों को समाप्त करके वास्तविक भारत का निर्माण करने वाले महामानव सिर्फ इतना ही नहीं किया, दर्जनों ऐसी व्यवस्थाओं को आजाद भारत में देने का काम किया उन्होंने। चाहे आप ब्यूरोक्रेसी की धारा को ले लीजिए, चाहे नेशनल डेयरी को ले लीजिए, दूरसंचार व्यवस्था को ले लीजिए, ऐसे दर्जनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रनायक और मैं अपने शब्दों में कहता हूं भारत के वास्तविक राष्ट्रपिता, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, महामानव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। तदुपरांत वास्तव में पेरियार लाल यादव साहब, वास्तव में हम सबके नायक, वास्तव में मानववादी विचारधारा के जनक डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा साहब, जगदेव बाबू कुशवाहा साहब, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब, मान्यवर कांशीराम साहब समेत समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए सीधे मुद्दों पर बात करने के लिए आपसे रूबरू होता हूं। तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले हम एक सवाल करना चाहते हैं आप सबसे। उस कोने से इस कोने तक अगर आवाज जा रही है तो मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। क्या करने आया हूं? आवाज सुनाई दे रही? क्या करने आया हूं? शायद अभी भी कुछ कम सुनाई दे रहा। क्या करने आया हूं? बातचीत करने आया हूं। भाई, मुझे भाषण नहीं आता, मुझे बातचीत करने आता है। बनारस से लगभग 200 किलोमीटर दूर मैं आपसे बातचीत करने आया हूं। बातचीत करने के लिए तैयार हैं? हाथ उड़ा के बताइए कितने तैयार हैं। थैंक यू। यह जरूरी नहीं है कि हम कितने लोग हैं, यह जरूरी है कि वैचारिक कितने लोग हैं। इसलिए हम बातचीत करने आए हैं। बातचीत की शुरुआत से पहले अभी तक तो एक धारा पर था, अब करेंगे बातचीत। बातचीत से पहले दोनों मुट्ठी को बंद करिए, क्योंकि मुट्ठी बंद होती है तो ताकत पैदा होती है। मुट्ठी बंद करिए, हाथ को ताकत में लाइए। एक नारा दूंगा और जोर से आसमान में उछालते हुए आप उस बात को, अपनी आवाज को गगनचुंबी करिएगा। मैं नारा देता हूं, बोलता हूं, आप दोहराइएगा। जय सरदार, जय सरदार। ये आवाज रीवा के कोने कोने तक जानी चाहिए। उतनी तेजी से आवाज निकालिए। जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। मंच पर मंचासीन तमाम साथी, डॉक्टर पुष्पराज सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी महासभा,
ओबीसी महासभा श्री रामलोचन पटेल साहब, चंद्रशेखर पटेल जी क्रांतिकारी साथी, काशीनाथ पटेल जी, रामकरण कुशवाहा जी, प्रभात वर्मा जी, दिनेश डायमंड जी क्रांतिकारी साथी, युवा प्रदेश अध्यक्ष सरदार सेना मध्य प्रदेश, सुधीर सिंह जी राष्ट्रीय सचिव सरदार सेना, क्रांतिकारी बहन जिनको अभी हम सुन रहे थे। वास्तव में इस विचार को समझना होगा कि मंच पर जब तक बराबर की भागीदारी नहीं होगी आप काम में आनंद नहीं ला सकते। राजकरी पटेल जी, चूड़ामणि पटेल जी, अशोक पटेल जी, मुजीम खान साहब, शिव सिंह जी, भूपेंद्र सिंह यादव जी डिप्टी एसपी साहब धन्यवाद, दिलीप सिंह जी, राकेश मौर्य जी, राम सिंह जी, बद्री प्रसाद कुशवाहा जी, डॉक्टर मनोज सिंह जी जिलाध्यक्ष, राज पटेल साहब जिलाध्यक्ष सरदार सेना, सोहम सिंह जी, कृष्ण कुमार पटेल जी और वो तमाम साथी जो बनारस से चल के आए हैं, चंदौली के जिलाध्यक्ष आनंद जी, प्रदेश सचिव सरदार सेना दिनेश पटेल जी, सरदार सेना के संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश सुरेश वर्मा जी, क्रांतिकारी साथी उत्तर प्रदेश के बीएचयू से सामाजिक क्रांति का आगाज करके पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक धारा को स्थापित करने के बाद आपके इसी रीवा के जन्म लिए क्रांतिकारी साथी चौधारसी बीएचयू और उत्तर प्रदेश से चलकर अब मध्य प्रदेश में सामाजिक क्रांति को जगाने वाले प्रोफेसर रामायण पटेल जी, सरदार सेना के मध्य प्रदेश प्रभारी, एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। क्रांतिकारी साथी प्रधान जी बनारस से चल के आए, हमारे साथी राजेश जी, हमारे क्रांतिकारी साथी डॉक्टर अरविंद जी, क्रांतिकारी साथी बनारस से चल के आए विक्की जी, तमाम क्रांतिकारी साथी आप सबका एक साथ नाम लेते हुए आप सबका अभिवादन करते हैं। अब आगे की बातचीत शुरू करते हैं। हम आपका 20 मिनट समय लेंगे। कितना मिनट? हम ये मान लें कि हम जिंदा लोगों के बीच आए हैं क्या? बिल्कुल जिंदा है क्या? भाई जिंदा है तो बताना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं, क्योंकि मुर्दा जिसमें बॉडी केवल बेकार पड़ी होती है, जिसमें जान नहीं होता, मुर्दा उसको नहीं कहते। मुर्दा उसको भी कहते हैं जो तो आंखें चलती हो, सांसें चलती हो, लेकिन उस शरीर में कब आया, कब गया, क्या किया पता नहीं है। असल में उसको दुर्गंधित मुर्दा कहते हैं। क्या आप जिंदा है क्या? जिंदा है क्या? हाँ। धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा है मैं बातचीत करने के आया हूं, बातचीत करके ही जाऊंगा। तो सबसे पहले आज उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं जिन्होंने अगर भारत के रियासतों को एक नहीं किया होता तो शायद आज भारत सैकड़ों टुकड़ों का अलग अलग राजशाही वाला देश होता। इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं नमन करता हूं, नमन इसलिए करता हूं क्योंकि वो किसान परिवार में पैदा हुए, लाडवा और धमेर ऐसे परिवार जिन्होंने अपने बेटे के नाम पर पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन किया। इसलिए उस महापुरुष को नमन करता हूं जिन्होंने लंदन में बैरिस्टर करने के बाद सिर्फ इतना ही नहीं, पहली बार तार आया बैरिस्टर बनने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को, लेकिन त्याग की पराकाष्ठा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने बड़े भाई को अपने जगह लंदन भेजा, पहले उनको बैरिस्टर बनाया। आज क्या है भाई? आज तो भाई के अधिकार छीनने की हालत लोगों में पैदा हो गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल साहब को सबसे पहले उन्हें बैरिस्टर बनाया। राजनीति की बात आवे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल साहब ने कहा भाई तुम वकालत करो, मैं राजनीति करता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है भाई, मैं परिवार देखूंगा,
राजनीति करो, लेकिन समय की ऐसी मांग आती है कि सारे समाज, सारे किसानों की अगुवाई करने के लिए 1918 से चालू हुआ किसान आंदोलन और 1928 में देश को विराट, तेजस्वी, देश को प्रचंड लौह पुरुष किसानों का सरदार मिल जाता है। और आज मैं बहन को धन्यवाद देता हूं और एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। पुरुषों ने नहीं सरदार बनाया, आंदोलन सफल होने के बाद लाखों महिलाओं ने मिलकर वल्लभ भाई पटेल को कहा, आज से आप इस देश के किसानों के सरदार हैं, सरदार। उसके बाद से उनको सरदार का नाम दिया गया। प्यारे साथियों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बात समझ में आ जाएगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, खुद के अंदर देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वल्लभ भाई पटेल साहब के जीवन को जब आप खंगालते हो तो आपको सरदार पटेल पत्राचार पढ़ना पड़ेगा। वो सैकड़ों पुस्तक पढ़ने के बाद भी आपका ज्ञान तब तक अधूरा रह जाएगा जब तक सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के बीच का पत्राचार आप नहीं पढ़ते, तब तक आप सरदार पटेल को नहीं पढ़ते। प्यारे साथियों, ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और अंबेडकर में दूरियां थी, तो मैं बता दूं सदन में सरदार पटेल और अंबेडकर से ज्यादा नजदीकियां किसी में थी ही नहीं। साथियों, तमाम ऐसे काम जो लोग कहते हैं सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, यह संघ का चाल है। उनको बनने नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्वयं से त्यागने की भावना रखी है। उन्होंने कहा, हम दो बड़ा काम नहीं देख पाएंगे। देश की व्यवस्था को चलाना और देश को एक सूत्र में बांधना दोनों संभव नहीं है। पहले देश को एक सूत्र में बांधेंगे, उसके बाद अगर दूसरी बार मौका मिला तो देश को चलाने का भी काम करेंगे। उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। साथियों, जो लोग अगर ये विक्षेप पैदा करते हैं कि उनको नहीं बनने दिया गया, तो यह गलत धारणा है। आगे प्यारे साथियों, आपको समझना पड़ेगा, सरदार पटेल के बारे में अगर 24 घंटा भी बोलता रह जाऊंगा तो वो कम हो जाएगा। इसलिए इस महापुरुष को शब्दों में बांधने के बजाय इनके विचारों पर आना पड़ेगा। और आपको मालूम होना चाहिए, सरदार पटेल साहब ने उस जमाने में किसानों का आंदोलन किया जिस जमाने में किसान सबसे लाचार हुआ करता था। उन्होंने उस जमाने में कहा था कि देश का किसान अगर मजबूत नहीं हुआ, मजबूर रह गया, हम किसानों को मजबूत देखना चाहते हैं। एक भी अगर इस देश का मजदूर भूखा सो गया तो हमारे कारवां का कोई मतलब नहीं है, वो सरदार पटेल ने कहा था। लेकिन आज क्या है, मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, और संधियों ने विचारधारा को बर्बाद कर डाला। साहब, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं माला डालने का आलोचक नहीं हूं, लेकिन उनके विचारों पर काम किए बगैर अगर इतना बड़ा कर दीजिएगा, विचारों पर काम करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, जरूरत आज इस बात का है कि सरदार पटेल के नाम से जो जात का डुगडुगिया अगर आप पीटते हैं केवल, तो यह दुर्भाग्य है। सरदार पटेल को जात में नहीं बांधा जा सकता। सरदार पटेल साहब ने उस जमाने में कहा था, जात नहीं, देश की जमात को इकट्ठा करना पड़ेगा। उन्होंने एक बात कहा था, याद होगा आप लोगों को, जो लोग सरदार पटेल को
हिंदू समर्थक कहते हैं। मैं आपको बता दूं, सरदार पटेल ने आजादी के बाद कहा था कि अगर हम इस देश के मुसलमानों को आजादी से, अधिकार से जीने का, उनके अंदर निर्भयता पैदा नहीं कर पाए तो अखंड भारत की परिकल्पना हमारी अधूरी रह जाएगी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तमाम वो लच्छेदार भाषण देते हैं जिससे देश को टुकड़े टुकड़े करने में कुछ लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। आज मैं उस पर बात करने आया हूं। प्यारे साथियों, समझना पड़ेगा। सरदार को गूगल में डालिए, वो देगा उगल। सरदार मतलब होता अगुआ, नेता, मुखिया, नेतृत्वकर्ता। ये जो संगठन है इसका नाम सरदार पटेल सेना नहीं है, इस बात को ठीक से समझिएगा। इसका नाम सरदार सेना है। सरदार का मतलब नेतृत्वकर्ता और सेना का मतलब फौज। सरदार सेना का मतलब होता है नेतृत्वकर्ताओं की फौज। क्या होता है, क्या होता है साहब? आज देश में गुलामों की फौज हो गई है। आप एक विधायक बनाते हो, आप एक सांसद बनाते हो, वो सांसद, वो विधायक सदन में आपकी आवाज नहीं रखता। रखता है क्या? रखता है क्या? नहीं रखता। क्यों? कभी हमारी है, आपकी है। जब आप एक प्रधान बनाते हो तो संविधान के अनुसार हर 3 महीने 6 महीने पर आपको बैठ करके, गांव के उन सदस्यों को बैठ करके, जिम्मेदार लोगों को बैठ करके प्रधान के कार्य का, उसके अभिलेख का, उसके नियोजन का लेखा जोखा करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। क्या हम करते हैं? क्या नहीं करते? जब नहीं करते हैं तो हमारे प्रधान बेलगाम हो जाते हैं। जब आप विधायक बनाते हैं, आप मुख्यमंत्री से पूछते हैं, आपको किससे पूछना चाहिए? किससे पूछना चाहिए? विधायक से। हमारा काम होना चाहिए कि हम जिसको वोट दिए हैं वो नेता चुनता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, लेकिन हमने तो चुना विधायक। तो हम अपने क्षेत्र के विधायक को हर 3 महीने में हर गांव के एक मुखिया को आपका प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में विधायक के साथ बैठना चाहिए और उनसे अपने कामों का हिसाब किताब लेना चाहिए। क्या लेते हैं? क्या कहां से विकास हो रहा साहब? कहां से विकास की परिकल्पना करते हैं हम? नहीं होगा। सांसद को आपने वोट दिया, अब आप अपेक्षा करते प्रधानमंत्री से, आपको अपेक्षा करना पड़ेगा सांसद से। सांसद से पूछिए, सांसद का घेराव करिए, वो चलता है, आपके वोट पर मौत करता है। जब तक सांसद विधायकों का घर घेराव, उनके आफिसों का घेराव, इसमें बदलाव नहीं आएगा। ये काम करना पड़ेगा, तब असल में नेता पैदा होंगे। आप गुलामों की फौज पैदा कर दिए हो। वो एक टिकट लेके आता है, 1 करोड़पति आता है, 10-5 करोड़ रुपया में टिकट खरीदता है और टिकट खरीद करके वो चला जाता है, चुनाव जीतता है, 5 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा करता है और चुनाव जीत लेता है। फिर क्या होता है? वो आप पर राज करता है। 10 करोड़ रुपया जब व्यवसायी टिकट में लगाया तो व्यापार हमेशा फायदा के लिए किया जाता है, और जो नेता पैसा लगा के आया है वो हमेशा फायदा के लिए आया है। तो वो क्या करता है? वो 10 करोड़ लगाया तो हर साल उसका 5 गुना वो 50 करोड़ कमाने के लिए आया है। इसलिए मैं फिर यही कह रहा हूं कि सरदार सेना मतलब नेतृत्वकर्ताओं रामायण पटेल नहीं चाहिए, केवल डायमंड नहीं चाहिए, केवल पुष्पेंद्र नहीं चाहिए। आपका कैडर चाहिए, आपके गांव-गांव में आपके कैडर फोर्स चाहिए, आपके कैडर लोग चाहिए, आपके प्रशिक्षित लीडर चाहिए। उसके बाद मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके बीच से जो निकलेगा वो नेता होगा। सदन में जब बोलेगा तो आपके काम के लिए बोलेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता?
हो सकता है कि नहीं? तो हमें आज इन 3 बातों को मैं बात करके अपनी बात का विराम दूंगा। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, सम्मेलन करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। होम मीटिंग करना पड़ेगा। होम मीटिंग, गांव में चौपाल लगाना होगा, विचारधारा का पर्चा होगा और गांव गांव चर्चा होगा। उसके बाद माननीय कांशीराम साहब ने जिस मिशन को जैसे किया, उस मिशन को जब तमाम लोग, बहुत सारे लोग इस काम को करना शुरू करेंगे, तब डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, मान्यवर कांशीराम, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, पेरियार लाल यादव, जयदेव बाबू कुशवाहा और पर जब काम होगा तो आपका समाज आगे बढ़ेगा। केवल मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, इन संगियों ने तो भारत को बर्बाद कर डाला। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। प्यारे साथियों, आखिर क्या हुआ? बिना नाम लिए आप समझ जाइए होता क्या है। हमारे समाज में हम 2 लोगों को पैदा करते हैं, एक तीतर, एक तोता। गलती क्या हो रही है? तीतर को हम अपना नेता मान लेते हैं और वो तीतर, एक कहानी समझिए क्या है। आप जिस जाति का तीतर बनाते हैं, तो जो बहेलिया है, जो जंगल में शिकार करने का काम करता है, वो क्या करता है? एक तीतर पकड़ता है और तीतर को ले जाके जंगल में उसकी आवाज दिलवाना शुरू करता है। जब वो तीतर जाकर के जंगल में आवाज देता है तो तमाम सारे तीतर, उनको लगता है हमारा जाति वाला भाई बोलने आया है, हमारे जाति का कोई है जो फंस गया है। उसकी आवाज सुनते ही तमाम तीतर जुड़ जाते हैं और जो बहेलिया है वो जाल बिछाया है, वो तीतरों का पैर उस जाल में फंस जाता है और उसके तीतर के कारण वो गुलाम बन जाता है, वो मारा जाता है। ये सुनो है या नहीं है? हम तो यही कर रहे हैं। हम तीतर जाति के नाम का नेता पकड़ते हैं और जाति के नाम पर तीतर पैदा कर देते हैं और अंत में वो जाति के नाम पर सत्ता पे लोग पहुंचता है और आपके बच्चों का आरक्षण, आपकी कृषि व्यवस्था, आपकी नौकरी, अब तो सब छोड़ दो। अब बेटियों की अस्मत भी सुरक्षित नहीं बची है। क्या करिएगा? हाथरस की घटना को समझिए। एक दलित व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुआ और 4 आरोपी योगी के जाति वाले इन 4 दुर्दांत आरोपियों को बचाने के लिए गांव से लेकर सदन तक लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तीतरों की सरकार बनाई है। अरे जानी मौत से कह देना कि तीतरों से कि अब उनके चाल में ये समाज आने वाला नहीं है। सरदार सेना आई है, एक नई रोशनी लाई है, ये आवाज देना पड़ेगा आपको। प्यारे साथियों, सामाजिक क्रांति की धारा खड़ा करना पड़ेगा। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश हर समय, हर क्षण दुर्घटना तैयार है। हर समय हम लोग मौत के अंगारे पर खेलने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मुखिया लोगों ने चुना तो था मुखिया, चुना था तो संत, लेकिन निकल गया हत्यारा। क्यों? क्योंकि हमने तीतरों के नाते ऐसा नेता चुना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब बार बार कहा करते थे, किसानों के धारा को उन्होंने लगातार आवाज दिया। आज देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या हुआ। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल आया है 2020। कितने लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल? पता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल, कॉन्ट्रैक्ट टू फार्मर मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब क्या होगा भैया? कॉन्ट्रैक्टर वो मोदी जी या सरकार नॉमिनेट करेगा कि कौन कॉन्ट्रैक्टर होगा, रजिस्ट्रेशन होगा उनका, और फार्मर वो एरिया डिसाइड होगा कि इस एरिया में ये कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। अब क्या होगा? सरकार
कह रही है कि हम कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करेंगे, वो आपका धान गेहूं खरीदेगा। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर आएगा, मंडी समितियां खत्म हो जाएंगी, बीच के लोग खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या होने वाला है वो समझिए। कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड होगा कि रीवा के इस ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्टर ये होगा, अडानी अंबानी कोई भी ABCDZ। अब क्या होगा उसमें भाई साहब, वो कॉन्ट्रैक्टर आपके गेहूं बोने से पहले आएगा और आपसे कहेगा कि आप कितना खेती है, तो आप कहोगे 10 बीघा। वो कहेगा कि आपके गेहूं का कितना दाम लेंगे, तो कहेगा कि अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है। वो कहेगा पैदा हो जाएगा तब, तो आप कहोगे 2000 रुपया कुंतल। तो कहेगा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, लिखेगा 2000 रुपया कुंतल। उसके बाद उसको 3 चीज चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल में लिखा गया है, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी और ट्रांसपोर्टिंग। ध्यान से समझिएगा। क्वालिटी, वो कहेगा ये गेहूं लाया हूं, इस गेहूं के क्वालिटी का आपका गेहूं होगा तो हम 20 रुपए किलो आपको देंगे, फाइनल। वो कहेगा कितना होता है गेहूं, 1 कुंतल, 1 एकड़ में 1 बीघा मान लीजिए, तो आप कहेंगे 10 कुंतल मान लीजिए, तो लिख देगा 10 कुंतल। फिर कहेगा कि कल भी आप मंडी तक पहुंचाते थे, फिर आज भी आपको मंडी तक पहुंचाना, हमारे गोडाउन तक पहुंचाना होगा। अब क्या हुआ, उस कानून में लिखा है, अब गेहूं हो गया। अब समझ लीजिए वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, आपके गेहूं की क्वालिटी देखेगा, मौसम में आपके गेहूं को मार दिया, कहेगा भैया ये तो गेहूं अच्छा नहीं है, हमने ये वाला गेहूं सैंपलिंग कराया है। अब होगा कि आपका रेट 5 रुपया किलो। वो कहेगा क्वांटिटी, हमने तो 10 कुंतल की बात की है, आप कहेंगे मौसम, वो कहेगा हम अमेरिका को देने के लिए हमारा एग्रीमेंट है, अगर हम अमेरिका को गेहूं दे नहीं पाएंगे तो हमारे ऊपर वो हरियाणा ठोकेगा, तो एक काम करिए 5 रुपए किलो आपका हम लेंगे। अब आप क्या करेंगे, बीच का मार्केट बंद है, दूसरा कोई खरीदेगा तो उस पर FIR होगा। अब आप मजबूर हैं, आप 5 रुपए किलो उसको बेचेंगे। तब तक आपको फिर कुछ लोग बहकाने आएंगे, नहीं नहीं सरकार को भी बेच सकते हैं। सरकार कहेगी भैया हम लेने को तो तैयार है, 19 रुपए किलो हमने MSP निर्धारित किया है, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है, हम 5 साल बाद आपको पैसा देंगे। किसान क्या किया, कर्जा लिया, गेहूं बोया और सरकार देगी 5 साल बाद। क्या होगा, किसान या तो बेचेगा या तो आत्महत्या करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, या तो बेचेगा या तो आत्महत्या करेगा। ये बात मैं किसान का इसलिए कह रहा हूं कि जिस महामानव के जन्म जयंती पर हम आए हैं, जिस महामानव के विचारधारा पर हम आए हैं, 27 और 28 के उस दौर में ऐसे ही अंग्रेजों ने 6% लगान की जगह 30% लगान कर दिया था और लगातार कई महीनों सालों किसान परेशान हो गए थे और उस